हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास को दोस्तों हम लोगों ने आरओ साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम है आपका, जिसमें आरओ यानी समीक्षा अधिकारी का पेपर 11 फरवरी को है और साथ ही साथ यूपी पीसीएस जो कि 17 मार्च को आयोजित होने वाला है। उसके लिए हम लोग 650 प्लस एमसीक्यूज की एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसकी पहली क्लास आज हमने शुरू की है। और ये मुख्य रूप से घटना चक्र ई दृष्टि जो वार्षिकी आई हुई है, साथ ही साथ जो घटनासार अर्धवार्षिकी 2 वॉल्यूम है, उन सभी पर बेस्ड ये पूरे एमसीक्यूज होंगे, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सकेगा। मैंने रिवीजन क्यों कहा? क्योंकि इसी पर आधारित हैंड रिटन नोट्स के द्वारा 12 लेक्चर के अंतर्गत मैंने पूरी करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है, जिसमें नेशनल कवर किया, इंटरनेशनल कवर किया, इकोनॉमिक्स कवर किया, यूपी स्पेशल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है संक्षिप्तियां, जैसे पुरस्कार होते हैं, खेल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, चर्चित व्यक्ति स्थल, वो सभी चीजें हम लोगों ने करंट अफेयर्स की हैंड रिटन नोट्स बना के मैंने तैयार करके आप लोगों को समझाया और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया भी। जिन लोगों ने उन क्लासेस को देखा होगा उनके लिए ये एमसीक्यू सीरीज एक रिवीजन का काम करेगी। लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, अगर आपने कोई सोर्स फॉलो करके करंट अफेयर्स पढ़ा है तब तो आपका ये रिवीजन बढ़िया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर्स आरओ यूपी पीसीएस 2024 की प्लेलिस्ट को देखिए और वहां से उसे पहले तैयार करिए, एक बार समझ लीजिए उन टॉपिक्स को। फिर उसके बाद अगर आप एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे तो आपका बेहतर रिवीजन होगा और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ इन सभी अपडेट्स के लिए और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तीसरे लेक्चर वाले दिन मैं इसकी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और लेक्चर लगातार आपको मिलेंगे इसी समय शाम के टाइम 7 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी का कौन सा सदस्य राष्ट्र इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये कोई भी सदस्य नहीं है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, क्योंकि इसमें ना तो चीन आता है और ना ही आसियान के कोई भी देश आते हैं, बल्कि इसमें आपके यूरोपीय देश आएंगे, भारत आएगा, अमेरिका आएगा, ये सब पैसिफिक कंट्रीज के रूप में इसमें शामिल हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया? क्योंकि मनरेगा कहां पर शुरू की गई है? ये 2006 से शुरू की गई है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए। तो इसी तरीके से जो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार लोग होते हैं, इनको भी रोजगार गारंटी देने के लिए एक सलाह दी जा रही है, सुझाव दी जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली एफएटीएफ संस्था ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? ध्यान देना, मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो रूस ने, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसके द्वारा रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा संघर्ष हुआ और यूरोपीय देशों ने क्या किया, इसको बाहर कर दिया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा रूस के बारे में। फिर अगले प्रश्न को देखें कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? अभी जो मैंने पहला प्रश्न बताया आपको, तो यहां पर आपको दे रहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स, क्या लिखा गया, वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया। तो किस पुस्तक को दिया गया ये अवार्ड? तो ये दिया गया जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद इस पुस्तक के लिए ममता कालिया जी को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो फतेहाबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? फतेहाबाद सही हो जाएगा कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया था? तो ये थे आपके अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, और अमिताभ कांत को ही शेरपा नियुक्त किया गया था। वर्तमान में अगर मैं पूछूं आपसे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आपको बताना है VVR सुब्रमण्यम साहब। ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना? जो मासिक धर्म की छुट्टी के लिए तो पहला देश बना है स्पेन। जैसे जो महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो उस दौरान उन्हें जो छुट्टी दी जाएगी वो एक कानून के रूप में रहेगा, जिसके लिए उनका ना तो कोई वेतन काटा जाएगा, या वो अगर स्कूल में पढ़ रही हैं तो ना ही तो उन पर कोई फाइन लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ टाइम पे नहीं जाते हैं स्कूल, या जो है कि कुछ दिन आप छुट्टी कर लेते हैं तो फाइन लगता है, या कोई जॉब में है गवर्नमेंट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उसके
सैलरी काट ली जाती है अगर वो छुट्टी में रहते हैं। तो स्पेन ने पहला कानून बना दिया पूरी दुनिया में कि मासिक धर्म के समय या पीरियड्स के समय भी महिलाओं को किसी प्रकार की जो है कि छुट्टी दी जाएगी तो कानूनी तौर पे वैलिड रहेगी। अगला प्रश्न है आपका, ओशियन प्रॉमिस इट्स विजन फॉर ब्लू इकोनॉमी, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और ये भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। और मैंने ये भी चीज बताई थी इसके लिए कि इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थापित है। तो ये चीजें मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रखी है, ओशियन प्रॉमिस इट्स विजन फॉर द ब्लू इकोनॉमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि आईएमएफ के द्वारा किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा मैंने बताया था कि ये उत्तर दिया जा रहा है भारत के लिए कि भारत पूरे वैश्विक स्तर पे 15% से अधिक योगदान देने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी यानी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो यह भी मैंने बताया था कि द एलिफेंट विस्पर, जो दो हाथियों की कहानी होती है जिसको एक गरीब परिवार जो है कि इनको पालता पोसता है, बहुत बड़ा करता है, खाने पीने की खुद की व्यवस्था नहीं होती है लेकिन इन हाथियों के लिए व्यवस्था करता है। ये 45 मिनट्स की एक नेटफ्लिक्स पे आप देखोगे डॉक्यूमेंट्री मूवीज है, बहुत अच्छी है। और जब ये ऑस्कर अवार्ड मिला था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस परिवार से मिलने भी गए थे और ये चर्चा में भी आ गया था टॉपिक। तो मैंने इसके बारे में बताया भी है क्लास में, अगर आपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को कंप्लीटली सही ढंग से सुना होगा तो यहां से आप रिवीजन कर पाएंगे अपने सभी टॉपिक्स को। भारतीय मूल का वह अमेरिका वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुण सुब्रमण्यम। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? अरुण सुब्रमण्यम। ये पहले जो है कि दक्षिण एशियाई जज नियुक्त हो रहे हैं न्यूयॉर्क के। अगला प्रश्न है, वन अर्थ मैनी एफर्ट्स इट मींस कि एक पृथ्वी अनेक प्रयास, ये नारा जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है कि एक पृथ्वी है लेकिन उसके लिए हम अनेक प्रयास करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, I2U2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भी मैंने आपको पढ़ाया कि यह I2U2 का मतलब होता है दो आई है इसमें और दो यू है। इट मींस कि इंडिया इजराइल यूएसए यूएई, तो इंडिया इजराइल यूएसए और यूएई ये चार देशों का आपस में गठबंधन है, सहयोग है। और जब मैंने बताया था कि इन्होंने पहली बार संयुक्त रूप से जो है कि स्पेस के लिए अपना एक मिशन लॉन्च किया था तो वहां पर I2U2 के मैंने टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो दोनों ही बातें सही है यहाँ पर कि ये राजस्थान में है और राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है और पूरे भारत का 52वां। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि भारत का एक 54वां भी टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया जा रहा है जिसको मैंने आपको बताया था एमपी में, और एमपी के अंतर्गत ये वाला जो बनेगा 54वां ये एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व होगा। तो ये भी चीजें मैंने बताई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये आपकी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इनके द्वारा लॉन्च की जाती है। फिर अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकारों यानी एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट की करेंसी बास्केट में निम्नलिखित में से किस करेंसी के भारांकन में वृद्धि की है? तो यहाँ पे 5 प्रकार की करेंसी पाई जाती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसको आईएमएफ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन की करेंसी युआन भी कह सकते हो या इसे आप रेन मिनबी भी कह सकते हो, रेन मिनबी भी कह सकते हो, जापानी येन और ब्रितानी पाउंड। तो ये 5 प्रकार की करेंसी यहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन जो भारांक की वृद्धि की गई है वो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर और चीन की करेंसी में की गई है। तो 1 और 3 इट मीन्स कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कहाँ की हॉकी महासंघ यानी हॉकी ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन, जिसने बहुत अच्छे से जो है कि बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड जीता है, तो एशियाई हॉकी महासंघ ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत। तो भारत के लिए जो है कि मिला है बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड। फिर आगे देखते हैं, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। ये पूरे भारत के अंतर्गत बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से इसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आईटीबीपी। कौन हो जाएगा? आईटीबीपी इसकी विजेता टीम हो गई।
नेक्स्ट है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बन गए? तो रिकी केज। ध्यान देना, ये रिकी केज नाम से तो आपको लगेगा कि ये भारतीय नहीं, लेकिन ये भारतीय संगीतकार हैं और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार 3 मिल चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या को अब कार्बन न्यूट्रलाइज सिटी बनाया जाएगा और जिसके लिए सोलर सिटी प्लांट जो है कि लगाया जाएगा, यानी सोलर सिटी के रूप में से डेवलप करने पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ रामसर स्थल है और एक राज्य है, उनका मिलान करना है। जैसे अगर मैं कहूँ हरिके वेटलैंड, तो हरिके वेटलैंड को अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा किसमें? पंजाब में आ जाएगा। आपने हरिके बैराज देखा होगा कपूरथला के आसपास। फिर होकैरो वेटलैंड्स की बात करेंगे तो ये होकैरो जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। सुर सरोवर की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। और तसोमरेरी की बात करेंगे तो ये एक झील है जो कि लद्दाख से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के किस जिम्नास्ट को प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनेमाइन के सेवन के कारण अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो नाम हो जाएगा दीपा कर्माकर को। जी हाँ, दीपा कर्माकर को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, धरोहर सीमा शुल्कों और वस्तु एवं सेवा कर संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये पणजी गोवा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? पणजी गोवा में। और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। धरोहर नाम से ही इस संग्रहालय को स्टैब्लिश किया गया, जिसमें सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। विश्व की कुल जनसंख्या किस तिथि को 8 अरब हो जाने का अनुमान यूएनओ की जनसंख्या रिपोर्ट 2022 में व्यक्त किया गया था? तो 15 नवंबर 2022 को बताया गया कि यहाँ पे 8 अरब पूरी जनसंख्या हो जाएगी विश्व की। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की थी? तो आपने पढ़ा भी होगा इसको, अबेई के रूप में हमने पढ़ा था। यूपीपीसीएस जब प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न पढ़ा रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अबेई के अंतर्गत आता है। आगे देखें, ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जगह मिशन। ये जो है कि जगह मिशन के अंतर्गत जो झोपड़ी झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनको घर बना के दिए जाने की बात हो रही है आवास योजना के तहत। तो इसको यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रिया का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल ने जो है कि चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन परख ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के लिए 2023-24 के बजट आवंटन में 66% की वृद्धि करके कुल आवंटन परिव्यय 79,000 करोड़ रुपए किया गया? और जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स का सेक्शन बताया था तो वहां मैंने बताया था कि 79,000 करोड़ रुपए जो बजट है ये सबसे अधिक इस धनराशि को खर्च किया जा रहा है एक योजना के अंतर्गत। तो अगर जिन्होंने क्लास देखी होगी वो तुरंत इसका उत्तर बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर अगला है भारत श्री के बारे में बात करेंगे। भारत साझा पुरालेखन निधान भारत श्री का उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना। जितने भी हमारे प्राचीन पुरालेख हैं, स्रोत हैं, तो उनका हम डिजिटलीकरण करेंगे ताकि अगर वो किसी स्थिति में खराब भी हो जाए तो उनकी सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्म में हमारे पास सेव होने चाहिए। ये भी बजट के दौरान ही इस योजना को शुरू किया गया था 2023-24 के बजट में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता, या फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया? फीफा वर्ल्ड कप 2022 के गोल्डन बूट अवार्ड एमी मार्टिनेज को दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। एमी मार्टिनेज को यहाँ पर गोल्डन बूट अवार्ड नहीं दिया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किसे दिया गया है ये। और बाकी आपने देखा कि फीफा फुटबॉल कौन जीता है? अर्जेंटीना जीती है और लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। दृष्टिहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? तो ये हमारे भारत के द्वारा जीता गया था, जो कि पहली बार ये मैच हो रहा था। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट यानी कि विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में 125 देशों में से भारत की रैंकिंग कितनी है? 11वीं रैंकिंग है। कितनी हो जाएगी? 11, मतलब 111 है।
अगला है महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता। यानी जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हो रहा था अंडर 19 यानी 19 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं का, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड को पराजित करके ये वर्ल्ड कप जीत लिया था। केंद्र सरकार का नया वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखा जाए तो उत्तरी सीमा के निकटवर्ती गांवों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, या ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। तो ये नॉर्थ ईस्ट के सीमा में खासकर अरुणाचल के किबिथु गांव से शुरू किया गया और इसमें अरुणाचल आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। ये 4-5 राज्यों को जो है कि सुधारा जाएगा, इनके आसपास के जो है कि गांवों को डेवलप किया जाएगा और अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इंडियन प्रीमियर लीग की अपार सफलता के क्रम में महिलाओं की क्रिकेट लीग को किस नाम से जाना गया है। तो अगर आप देखोगे तो उनको कहा जाता है WIL। क्या कहा जाता है उनको? WPL कहा जाएगा, ठीक है, विमेन प्रीमियर लीग कहा जाएगा। और ये पहली बार अभी इस बार मैच हुआ जिसमें मुंबई की टीम जीत गई थी, मुंबई इंडियंस जीत गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेलाद कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बेलाद कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। इसको भी मैंने आपको बताया था कि ये एक टाइगर रिजर्व है जहां पे इस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। तो क्लास देखी होगी तो जरूर बताओगे, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल किस अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह भी मैंने पढ़ाया है, 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके जो वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? ऋतुराज अवस्थी जी हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। तो वाराणसी रेलवे स्टेशन को दिया गया था। 24 से 26 फरवरी 2023 तक बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहली बार किस देश के साथ वीर गार्जियन युद्ध हवाई युद्ध अभ्यास। तो मैंने जब गार्जियन वाली जो सीरीज पढ़ाई थी यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो धर्म गार्जियन भी पढ़ाया था और वीर गार्जियन। तो मैंने आपको कहा था कि अगर जहां भी आप गार्जियन शब्द को देखेंगे तो आपको आंख बंद करके एक उत्तर लगाना है, वो है जापान। तो सही उत्तर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी। गलत कथन। तो सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ये बात तो सही है। G20 का ये 18वां शिखर सम्मेलन था, यह भी सही है। और भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक थी, यह भी सही है। शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को हैदराबाद में आयोजित किया गया, यही गलत है क्योंकि हैदराबाद में नहीं बल्कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यहीं पर भारत मंडपम का भी उद्घाटन किया गया था प्रगति मैदान में, जिसके बाहर भारत की सबसे बड़ी नटराज शिव की प्रतिमा लगाई गई, नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। तो डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, 2023 में 2 फरवरी को मनाए गए वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है। तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अब होगा क्या कि अभी 2 फरवरी आपकी कल आएगी और कल जो है कि एग्जामिनर का ध्यान रहेगा कि हाँ भाई ये भी सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए जो है कि इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2022 का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें 3 शीर्ष पदक विजेता राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक जीते थे हरियाणा ने, फिर महाराष्ट्र ने और फिर कर्नाटक ने। हालांकि मैंने इसमें यूपी की भी रैंकिंग बताई थी, जिन लोगों ने क्लास देखी वो लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूपी की कितनी रैंकिंग थी पदक जीतने में। अगला प्रश्न है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत किसे घोषित किया गया। जैव विविधता विरासत के रूप में पूछा जा रहा है, तो यायात्सो झील की बात करेंगे, तशो मोरिरी झील की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी रामसर साइट घोषित की गई है, न कि जैव विविधता। तो ये बायोडायवर्सिटी यायात्सो झील को घोषित किया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया। तो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के नाम से इसे हम जानते हैं, जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे जो शांति निकेतन है उसे भारत की 41वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में से घोषित किया गया है।
नेक्स्ट है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित की जा रही है? तो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी हनले लद्दाख या हेनले लद्दाख में कह सकते हो आप, जो कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्टैब्लिश की जा रही है। आगे देखें, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको सम्मानित किया गया। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व की 50 महानतम स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय स्थानों को जगह दी? तो लद्दाख को दिया और मयूरभंज, ये मयूरगंज नहीं, मयूरभंज उड़ीसा का। तो ए और बी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मयूरभंज में सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा सिमलीपाल में जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे आपको सबसे अद्भुत चीज मिलेगी, ब्लैक टाइगर देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ब्लैक टाइगर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र का विकास करने से संबंधित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसको डेवलप करने से संबंधित है पीएम डिवाइन। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो यहां पर आप देखोगे एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर, इन दोनों को ही चुना गया था। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन करती हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, सुरेखा यादव। क्या नाम हो जाएगा इसमें? सुरेखा यादव। ए ऑप्शन इस कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरूधा रेलवे स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे 1.5 किलोमीटर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है? तो यहां पूछा जा रहा है कि उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? तो ऐसे जो वैश्विक उद्घाटन होते हैं भारतीय स्तर के, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पार्किंग के लिए आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो कौन सी बन गई है? तो डिजिटल करेंसी जो सीबीडीसी पर आधारित थी, सीबीडीसी पर, इसे जो है कि लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा, और इसे स्वीकार करने वाली जो पहली मेट्रो है वो कोच्चि मेट्रो के द्वारा स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। और यह एक्सप्रेस वे 7 जिलों से होकर जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे ए मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भिखारी मुक्त शहर, यह पहल कहां पे शुरू की गई? यानी कि बैगर फ्री सिटी, बैगर फ्री सिटी, यह पहल आपके नागपुर में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुंडक उपनिषद द गेटवे ऑफ इंटरनिटी का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा था, कर्ण सिंह ने लिखा था। प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 का विजेता कौन है? तो सर डेविड चिपरफील्ड है। 8वें रायसीना डायलॉग 2023 की मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो जियोर्जियो मेलोनी, इटली की जो राष्ट्रपति हैं, इनको आमंत्रित किया गया था। सॉरी, यहां पर आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, छोड़ो, ठीक है दोस्तों, यहां पर कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 31 मार्च 2023 को एक साथ देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। इनमें से उत्तर प्रदेश के कितने उत्पाद शामिल थे? तो 10 उत्पाद जो है कि उत्तर प्रदेश के दिए गए थे। लेकिन अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश के 4 नए उत्पादों को जो है कि जीआई टैग मिला है, और जिसके साथ पूरे भारत में ये सेकंड नंबर पे है। और पहले नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो यूपी ना होके बल्कि तमिलनाडु होता है, जो कि सबसे अधिक जीआई टैग को अपने पास रखता है। तो इस तरीके से हो गया। आगे देख लेते हैं, 24 मार्च 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहां पे किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया? जो कि मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, और ये लगभग 4 मीटर की हाइट का है, यानी 4 मीटर ऊंचा है। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो देवस्थल नाम की जगह है, वहां पे इसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो इसमें आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो कि आपको रिवीजन करा रहे होंगे यहाँ पे, और वो चीजें याद भी आ रही होंगी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार ब्लॉक के व्यापार और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बन चुका है? तो ब्रिटेन इसका 12वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 136 देशों में से सुधर के कितनी हो गई है? तो 126 हो गई। कितनी हो गई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? 126। लेकिन अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था, तो भूटान के देशों ने किया था कि वैश्विक स्तर पर खुशी देश कौन सा, यानी खुशहाल देश, तो इसके बारे में था।
किस संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली एक डिवाइस बना दी है? तो उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास की। अपनी जेब में आप इस डिवाइस को रख सकते हो और दूध की मंडी में आप जाइए और वहां पर आप देखोगे दूध में मिलावट है या नहीं है इस डिवाइस का प्रयोग करके। हाल ही में WPL 2023 यानी कि विमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता? तो मैंने अभी आपको बताया था कि विमेन प्रीमियर लीग के बारे में मुंबई इंडियंस ने जीता था और ये पहला जो है कि विमेन प्रीमियर लीग हुआ है। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। यहाँ पर राइट टू हेल्थ के लिए विधेयक लाया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किया गया? यह भी मैंने आपको साइंस टेक में बताया था। फ्रिंजेक्स में FR से आप निकालोगे फ्रांस का नाम और IN से निकालोगे आप इंडिया का नाम और J से निकालोगे आप ज्वाइंट एक्सरसाइज और EX से निकालोगे आप एक्सरसाइज। तो आप देखोगे कि भारत फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से जो एक्सरसाइज हुई है तो उसी को पूछा जा रहा है। तो भारत तो दिया ही हुआ है, दूसरा आपसे फ्रांस हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं, 24 मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि जो 24 मार्च 2023 को वर्ल्ड टीबी रोग दिवस के बारे में होता है, तो इसकी जो थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, यस हम इस टीबी को समाप्त कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो यह भी मैंने आपको बताया है, अभय मनोहर सप्रे की। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पर भी आपके शक्तिकांत दास जी ने बाजी मार ली है इंटरनेशनल लेवल पर भी। प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गुजरात ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये आपका हो जाएगा बर्दा, ठीक है, बर्दा हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, हॉकी इंडिया ने महिला वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो सविता पूनिया को दिया है, सविता पूनिया को। नेक्स्ट है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 76 का लुइस कैफेरली को जो है कि गणितज्ञ का नोबेल प्राइज एक तरीके से मिला है। नेक्स्ट है, कृत्रिम मेधा एंड रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी ART या आर्ट पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है? या इसका उत्तर बन जाएगा आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी IISc बेंगलुरु इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला। उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव दर्शाने वाली झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और जबकि उत्तराखंड के जो झांकी थी उसको पहला पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, भारतीय मूल का वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, तो अरुण सुब्रमण्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो यह भी हमने रिपीटेड प्रश्न देख लिया, भारत को सम्मानित किया गया है। फिर यहां पर हम पूछते हैं अगले प्रश्न को, 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पुणे में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये आपके अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो पहली बात ये हमें देखनी है कि शिव सृष्टि थीम पार्क कहां पर खोला गया। पहली चीज, छत्रपति शिवाजी महाराज पे आधारित है और यह आपके पुणे में ओपन किया गया। नेक्स्ट है, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। कुछ प्रश्न देखिए रिपीटेड हो सकते हैं, तो उससे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे प्रश्न मुश्किल से हो सकते हैं 10 से 20 होंगे पूरे 650 प्रश्नों में। नेक्स्ट है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा को ओपन किया है? तो कोलंबिया ने ओपन किया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है? तो सबसे पहले जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। इट मीन्स की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्योंकि उज्ज्वला योजना को तो उत्तर प्रदेश में ही 2016 में स्टार्ट किया गया था। कहां से? बलिया से, और जिसमें टारगेट रखा गया था कि हम 8 करोड़ महिलाओं को या 8 करोड़ परिवारों को हम निःशुल्क में जो है कि LPG कनेक्शन देंगे। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक स्टेशन एक उत्पाद पहले
पहल के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन का चयन किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका बनारस, नहीं यहाँ बनारस नहीं होना चाहिए, आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी, वाराणसी के लकड़ी के खिलौने, गोरखपुर का टेराकोटा और आगरा कैंट का मार्बल की हस्तकला है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 ये। अच्छा, यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना, यूपी सरकार के द्वारा ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना थी, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल की एक महिला है जिसे फेडरल रिजर्व बैंक, और फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का है? यूएसए का। तो यहाँ की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया सुष्मिता शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। किसको? सुष्मिता शुक्ला जी को। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 17 मार्च 2023 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना रोम स्टैच्यू नामक संधि 1948 के तहत की गई थी। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म में 95 एकेडमिक अवार्ड 2023 में से किस संवर्ग में पुरस्कार जीता? तो एकेडमी अवार्ड को ही हम लोग ऑस्कर अवार्ड भी कह देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा कि 1 2 3 4 यानी सर्वोत्तम सिनेमेटोग्राफी, सर्वोत्तम इंटरनेशनल फीचर फिल्म, सर्वोत्तम प्रोडक्शन डिजाइन, सर्वोत्तम संगीत, इन सभी अवार्ड्स में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड की चारों श्रेणियों में पुरस्कार जीते। तो 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म के गीत नाटू नाटू के संदर्भ में कौन से पुरस्कार जीते हैं? तो सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता था, यह भी मैंने बताया। सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता था, यह भी बताया था मैंने। वहीं क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 भी इसने जीता था। तो 1 2 3 तीनों ही यहां पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में विचार करना। तो इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन हेतु 2016 में शुरू की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका दोनों ही हो जाएगा, 1 और 2, 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल का हिस्सा हैं? तो कौन कौन है? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, ब्रिटेन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें भारत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया? कि कौन से ऐसे देश हैं जो भारत दुनिया में मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं? तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ये दोनों ही देशों को मुक्त कर दिया है, मलेरिया मुक्त। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की है? मतलब कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये हो जाएगा सांख्यिकी एवं जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है, जिसको हम लोग मॉस्पी भी बोल देते हैं। तो इसके द्वारा महिला श्रम बल रिपोर्ट भी एक जारी की गई थी। तो इसी से संबंधित है ये। नाटो की बात करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के संदर्भ में। तो अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना, यह भी सही है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, यह भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइगर गणना वर्ष 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। यह भारत की टाइगर गणना 5वां संस्करण है। इस गणना के अनुसार टाइगर की संख्या में पिछली गणना की रिपोर्ट की तुलना में 200 की वृद्धि हुई है। तो अब देखिए, ये टाइगर की जो गणना है, हालांकि ये तो सब सही है, लेकिन अगर वर्तमान में मैं बात करूं तो 2018 से बढ़ के 2022 तक में जो आपके NTCA के द्वारा, किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च की गई जो रिपोर्ट थी, उसके अनुसार वर्तमान में 3600 प्लस जो है कि आपके बाघ हो चुके हैं, टाइगर हो चुके हैं। अगला देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 पर विचार करते हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें आप देखोगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में पूछा जा रहा है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों जैसे पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता के आधार पर तैयार की जाती है। तो यह बात बिल्कुल सही है। रैंकिंग में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों जो कि 18 श्रेणियों में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर था, यह बात गलत है। और इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान था, यह भी सही है। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन ही केवल यहाँ पर सही नहीं है, बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 97। और यहाँ पे देखोगे आप आयोजन स्थल पूछा जा रहा है, किसके किसके बीच हुआ वो तो बताएगा ही। 97 में आयोजन स्थल, जैसे अगर हम बात करते हैं कि भारत इंडोनेशिया के साथ कॉर्पोरेट किया गया, कॉर्पोरेट या एक्स संप्रीति की बात पूछी जा रही है, खान क्वेस्ट 2022 की बात पूछी जा रही है, तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो इसका सही हो जाएगा कि जो भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट हुआ ये अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया तो वहीं मिलेगा मलक्का में। और एक्स संप्रीति की बात करेंगे तो भारत बांग्लादेश के बीच हुआ, खान क्वेस्ट की बात करेंगे तो मंगोलिया के साथ हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये मिलान सही हो गया। आगे देखते हैं अब हम लोग, बस जल्दी हम लोग 100 प्रश्न पे आ जाएंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 150 से 200 प्रश्नों को करेंगे, ताकि अगली 3 से 4 क्लास में ये कवर हो जाए। फिर देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस मेडिकल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बस यही स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस मेडिकल जो योजना है उसको यूपी सरकार के द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना के बारे में गलत कथन का चयन करना है, इसे बिहार सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस कवायद को जाति आधारित गणन कहा जाएगा, इसे फरवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह सभी कथन गलत हैं। तो आप देखोगे तीसरा ही गलत है, बाकी तो सभी सही है, क्योंकि 2025 छोड़िए, इसे 2023 में ही कंप्लीट कर लिया गया और उसके पूरे आंकड़े भी पब्लिश कर दिए गए हैं। वर्ष 2023 के लिए विजटन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो इसका सही हो जाएगा सी, हरमनप्रीत कौर। कौन हो जाएगा? हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है प्रोब 3 यानी प्रोब 3 या प्रोबा 3 यह मिशन कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपीय सैटेलाइट एजेंसी का मिशन माना जा रहा है और इसमें 2 अंतरिक्ष यान शामिल है। सही बात है। इसका प्रक्षेपण भारत के पीएसएलवी द्वारा 2024 में किया जाएगा, यह भी सही है। और इसका प्राथमिक लक्ष्य अंतरिक्ष में रणनीतियों, मार्गदर्शन, नेविगेशन, नियंत्रण तथा अन्य एल्गोरिदम को मान्य करना है, यह भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो प्रोब को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मार्च 2023 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। इस सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। बिल्कुल सही, हम लोगों ने पहले इसको पढ़ लिया था। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। तो इसकी रिपोर्ट दोस्तों WF नहीं, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं जारी करता, बल्कि UNSDSN के द्वारा जारी की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लोग जरूर करंट अफेयर्स को ढंग से रिवाइज करिए, ताकि वहां पर आपका सही हो जाए। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं था। आगे देखते हैं, अप्रैल 2023 में जारी एक वार्षिक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के बारे में बात करते हैं। तो भारत की जीडीपी वृद्धि रेट 2023 में 6.4% रहने का अनुमान है। यह रिपोर्ट, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में जीडीपी वृद्धि दर 2023 में 6.2 रहने का अनुमान है। तो केवल पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला गलत है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, अगर हम बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच 2023 के बारे में, तो इस अभ्यास का आयोजन 23 फरवरी 2023 से 7 अप्रैल 2023 के मध्य संपन्न हुआ। यह देश की एकमात्र संयुक्त बल कमान अंडमान एवं निकोबार कमान ANC के तहत भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल के संसाधनों को मिलाकर एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहला भी सही है और दूसरा भी। यहाँ पे पूछा क्या रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो न तो 1 न तो 2, यानी कि न पहला सही, मतलब कि न पहला गलत है और न ही दूसरा गलत है। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न में कैटेगरी नंबर 1 इसे प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, आप देखेंगे कि हरियाली की दीवार, ध्यान देना, हरियाली की दीवार परियोजना निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। तो आप देखोगे इसमें राजस्थान भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सभी राज्य शामिल है जितने यहाँ पे दिए जा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रही बेली और बोमन का संबंध किससे संबंधित। तो बेली और बोमन क्या होता है, तो ये आपका ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र द एलिफेंट विस्पर से संबंधित है। ठीक है, बेली और बोमन, बताइएगा ये उनके कैरेक्टर के नेम है जो हाथियों के नाम थे, या फिर उनका नाम है जो महिला और पुरुष जो उसकी पालन पोषण कर रहे थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी सरकार ने बाघ राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट टाइगर को कहां से शुरू किया गया था? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था, जो कि आपके यूपी के लखीमपुर खीरी में है, तो ये भी याद रखना। वर्तमान में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बाघ संरक्षित क्षेत्र के दायरे में लगभग 53 बाघ अभ्यारण्य है। हालांकि अभी तो ये 53 दे रहा है, लेकिन अब जो है कि 54 भी हो चुके हैं। 1972 में भारत में केवल 1411 बाघ बचे थे, जबकि 2022 में देश में अब 3167 हो गए। लेकिन अभी जो एनटीसीए ने रिपोर्ट जारी की 29 जुलाई 2023 को, जबकि 29 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया था? टाइगर डे सेलिब्रेट किया था, टाइगर दिवस। तो उस समय उन्होंने बताया था कि 3685 इतने जो है कि टाइगर हो चुके हैं। तो जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग एकदम करेक्ट फिगर बताइएगा। तो इसके अनुसार तो आपका डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया गया है अभी हाल ही में? तो तृणमूल कांग्रेस का एक तो वापस ले लिया गया, किसका लिया गया? तृणमूल कांग्रेस का। और साथ ही साथ आपका लिया गया है एनसीपी का ले लिया गया, जो कि राकापा कहलाती है, और सीपीआई का ले लिया गया है। बीएसपी का बचा हुआ है अभी। तो 1 2 3 इट मीन्स कि एक आपका आंसर सही हो जाएगा। और मैंने ये बताया भी क्षेत्रीय दलों के बारे में, राष्ट्रीय दलों के बारे में क्लास के करंट अफेयर्स सीरीज में। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ किताबें हैं और यहाँ पे उनके लेखक हैं, तो उनका मिलान हमें करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम इसके उत्तर का मिलान करना शुरू करें, तो एक भारतीय संविधि अनकही कहानी, तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका राम बहादुर राय, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर होता है बी जियोरिंग फर्नांडिस, जीवन और टाइम्स। जीवन और टाइम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा राहुल रामगुंदन हो जाएगा। गौतम अडानी, वह आदमी जिसने भारत को बदल दिया, तो इसका हो जाएगा आरएनए भास्कर। और अष्टांग योग की बात करेंगे तो सोनू फोगाट इसके राइटर हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था इसके बारे में कि किबिथु अरुणाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया था। कहां पे शुरू किया गया था? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह के मामले में निम्नलिखित में शहरों में से कौन सा क्रम बढ़ते कर संग्रह के बारे में सही है? यानी कि सबसे अधिक कलेक्शन कहां से होता है? तो सबसे अधिक कलेक्शन होता है मुंबई से, फिर उसके बाद आपका दिल्ली से होता है, फिर उसके बाद बेंगलुरु से होता है, फिर आपका आता है हैदराबाद, नहीं, हाँ ये सही है कि पहले मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, फिर उसके बाद चेन्नई आता है। हैदराबाद इस सीरीज में नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेताओं के लिए मिलान करना है खेल और उनके नाम। जैसे मीराबाई चानू की बात करेंगे तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। सुशीला लिमकम की बात करेंगे तो सुशीला लिमकम जो जूडो से संबंधित है। रूपा रानी तिर्की की बात करेंगे तो लॉन बाउल से है। हरमित देसाई की बात करेंगे तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांडों अमूल और नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। तो नंदिनी किस राज्य का एक प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? क्योंकि अमूल तो आप लोग बता दोगे कि कहां पर है, गुजरात में, आणंद करके जो होता है, लेकिन आपको नंदिनी बताना है कि ये किस राज्य का जो है कि ब्रांड है, तो ये कर्नाटक का ब्रांड है। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। और भारत के किस राज्य में श्री अन्न यानी मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जरा जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में सबसे अधिक मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। फिर यहाँ पे कुछ दिवस है और यहाँ पे कुछ थीम है, तो जरा इनको भी मिलान करते हुए हम लोग चलते हैं। तो चलिए जरा शुरू कर लेते हैं। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत युग्म है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम इस बार ये नहीं थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये नहीं थी इसकी थीम। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इसकी थीम क्या थी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 की बात करेंगे तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, ऑन द फ्रंट लाइन। फिर आगे देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस की ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर एंड अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस जस्टिस फॉर ऑल। भारत के किस शहर में वाटर मेट्रो सेवा का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है? तो वाटर मेट्रो जो है कि कोच्चि में शुरू की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो आप देखोगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत कार्य योजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने हेतु 6 रणनीतियां बनाई गई हैं। इस नीति से चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र को अगले 5 वर्षों में $11 बिलियन से लेकर $50 बिलियन तक बढ़ने मदद मिलने की उम्मीद है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ये सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं,
विश्व विकास रिपोर्ट 2023 से संबंधित अगर हम बात करें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे, तो यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 184 मिलियन लोग अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो अपने देश से बाहर जाके काम कर रहे होते हैं। अजय वारियर की बात करेंगे, अजय वारियर 2023 में, तो यह भारत और यूके के बीच एक संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है। बिल्कुल सही बात है ये तो भाई, ठीक। और इसका 7वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के मध्य आयोजित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए सही पूछा जा रहा है तो केवल पहला ही सही है कि अजय वारियर भारत और यूके के बीच में होता है। आईएनएस मगर से संबंधित की बात करेंगे कि आईएनएस मगर क्या होता है। तो मई 2023 में इसे भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसे 1980 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह कोविड-19 के दौरान विश्व के विभिन्न हिस्सों से 4000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के अभियान में शामिल था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है आईएनएस मगर के बारे में। फिर अगला देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में बात करें तो इस सूचकांक में 165 देशों को शामिल किया गया था। इसमें नॉर्वे शीर्ष स्थान पे था। भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सा कथन सही है? तो सी हो जाएगा आपका, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत है। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। यदि इस सूची में चुना जाता है तो यह इस सूची में शामिल होने वाला पश्चिम बंगाल की दूसरी सांस्कृतिक धरोहर होगी। इससे पूर्व यूनेस्को ने 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी शामिल किया था। तो ये दोनों ही बातें मैंने आपको बताई थी यूनेस्को से संबंधित, तो सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिखर सम्मेलन 9 से 11 मई 2023 के मध्य सिंगापुर में आयोजित हुआ। तो ये बात गलत हो जाएगी, बल्कि ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, जकार्ता में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता की थी, यह बात सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच राजनीतिक स्थिरता व सहयोग को बढ़ावा देना था, यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तीनों ही दे रहा है। चलिए ये सभी मान लेते हैं। आगे देखते हैं, पहले आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास 2023 के बारे में कथनों पर विचार करना है कि इसका आयोजन 2 से 8 मई 2023 के मध्य सिंगापुर में हुआ और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विराट ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, कि केवल एक सही होगा, इसमें आईएनएस विराट ने भाग नहीं लिया था। तो आज के लिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे 125 एमसीक्यूज तक, और यहाँ पर हम लोग जो 650 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज को चला रहे हैं, ये अगली 3 से 4 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। डेली हम लोग लगभग 125 क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन के बीच में जितना भी एवरेज हो सकेगा उतना हम लोग कवर करेंगे। इस हिसाब से आप देखोगे तो मुश्किल से 4 से 5 लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो पेशेंस रखिएगा, लगातार आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो आप पढ़े होते हैं करंट अफेयर्स में, वो ज्यादातर आपको याद रहता है। और इसकी पूरी डिटेल करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके लिए प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।